अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। पिछले साल से जब से पाकिस्तान में गवर्नमेंट तब्दील हुई, रशियन ऑयल के ऊपर बहुत सारी डिबेट्स होती रहीं। ऑल्दो अभी उन्होंने रशियन जहाज़ कुछ मंगाए हैं तेल से भरे हुए, लेकिन डिबेट ना यहाँ पे ख़त्म होती है और ना ही यहाँ पे इस चीज़ का फैसला होता है कि वाकई रशियन ऑयल को इम्पोर्ट करना सही था या नहीं था। जब ये डिबेट स्टार्ट हुई तो इस डिबेट के स्टार्ट होने के बाद काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी राय का इजहार करते हैं और बहुत सारे कंसर्न्स का इजहार किया जाता है। इसमें एक कंसर्न तो ये है कि रूस हमसे काफ़ी दूर है, वहाँ से तेल मंगाना ऑब्वियसली महंगा पड़ेगा, क्योंकि जहाज़ जैसे हमारा एक जहाज़ यहाँ पे मौजूद है, जहाज़ों से तेल मंगाना सस्ता नहीं होता। आपने उनका रोज़ाना का फ्रेट देना है, उनके खर्चे देने हैं, फिर उसके बाद आपके कार्गो की इंश्योरेंस होती है। इस तमाम चीज़ को मिलाकर कहा यह जाने लगा कि रशियन ऑयल हमें काफ़ी महंगा पड़ेगा। और फिर एक और बात जो कही जाती रही, काफ़ी अरसे तक कही जाती रही और आज भी कही जाती है, वो बात यह है कि रिफाइनरी से जब ऑयल प्रोड्यूस होता है तो उसकी यील्ड इतनी अच्छी नहीं होती। यील्ड का आसान अल्फाज में मतलब यह है कि जब तेल ज़मीन से निकलता है खाम तेल के तौर के ऊपर, तो उसको आपको रिफाइन करना पड़ता है। जब उस तेल को आप रिफाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकलती हैं। आपके पावर प्लांट्स के लिए ऑयल निकलता है जिसको HFO यानी कि हैवी फ्यूल ऑयल कहा जाता है, फिर उसकी डिफरेंट विस्कोसिटीज होती हैं, उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, पैराफिन जेली निकलती है जिसको कि आप अपने चेहरे पर लगाते हैं जब आपका चेहरा जो फट जाता है। वो जो आप पैराफिन जेली और जो आप कोल्ड क्रीम्स लगा रहे होते हैं वो बेसिकली सारी इसी तेल से निकलती हैं। उसके अलावा आपकी सड़कों पे जो लुक बिछाई जाती है वो लुक सारी की सारी इसी से निकलती है। गर्ज ये कि क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और कहा यह जाता रहा कि हमें जो चीज़ चाहिए वो है पेट्रोल और डीजल, और रशियन ऑयल इस काबिल नहीं है कि वो ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पैदा कर सके जब उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइनरी ऑयल ज़्यादा निकलता है, HFO ज़्यादा निकलता है जो कि पावर प्लांट्स में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कम निकलती है। क्या ये बातें दुरुस्त हैं? मैं पाकिस्तान का एक यूट्यूब चैनल बड़े गौर से देखता हूँ, बड़े शौक से देखता हूँ और नाम है उसका पाक व्हील्स। आप में से बहुत सारे लोग उसको देखते होंगे। मैंने सुलीमान साहब की वीडियोस के नीचे काफ़ी दफ़ा कमेंट किया जब मैंने उनको ये बताने की कोशिश की कि बेसिकली रशियन ऑयल इतना बुरा नहीं है जितना वो समझ रहे हैं, बल्कि ठीक ठाक फ़ायदे का काम है और बहुत अच्छा काम है। लेकिन शायद चूँकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, मैं खुद सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का इल्म है कि हर कमेंट पढ़ना और हर कमेंट का जवाब देना आपके बस में नहीं होता। और फिर उसके बाद लोगों के अंदर एम्बिग्विटीज़ भी इसके बारे में बहुत सारी मौजूद थी, पाई जाती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ही बार अपने तमाम ख्यालात का इजहार आप सबके सामने कर दूं और आप सबके सामने वो हकीकत रख दूं जिसको जानने की आप सबको अशद ज़रूरत है। मैं इस वक्त जिस जहाज़ के ऊपर मौजूद हूँ ये एक ऑयल टैंकर है। मेरे पीछे आपको मेरा जहाज़ नज़र आ रहा होगा। क्रूड ऑयल भी कैरी करता है, फ्यूल ऑयल भी कैरी करता है, डीजल भी कैरी करता है और हम तकरीबन 1.5 लाख टन कैरी कर सकते हैं। और ये जहाज़ इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की पोर्ट्स के अंदर ये जहाज़ नहीं आ सकता, चाहे वो गवादर पोर्ट हो चाहे कराची पोर्ट हो, लेकिन हम ऑयल की एक ह्यूज क्वांटिटी कैरी करते हैं। तो डेफिनेटली इतना अरसा सालों के इस तजर्बे का कुछ ना कुछ निचोड़ तो होगा ना, कुछ ना कुछ चीज़ तो मुझे भी पता होगी। ऑयल की प्रॉपर्टीज़ जिनकी मदद से आप एक रिफाइंड ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में मुझे भी कुछ ना कुछ तो इल्म होगा ना। तो मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आज ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। तो हम सबसे पहले एतराज़ को लेके चलते हैं। सबसे पहला एतराज़ ये है कि पाकिस्तान से रशिया बहुत दूर है। बिल्कुल है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं। रशिया अपनी ईस्टर्न पोर्ट और वेस्टर्न पोर्ट दोनों से ऑयल एक्सपोर्ट करता है। प्रोगोर्दनोए है, कॉस्मिनो है, उसलुगा है, प्रीमोर्स्क है, तमाम की तमाम पोर्ट्स आपको ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं। इन तमाम से पाकिस्तान का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बनता है। स्क्रीन पे इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा इन पोर्ट से पाकिस्तान का डिस्टेंस, कराची का, और आपको साथ ही डिस्टेंस नज़र आ रहा होगा इंडिया की डिफरेंट पोर्ट्स का और चाइना की डिफरेंट पोर्ट्स का। अगर रशिया से पाकिस्तान दूर है तो क्या इंडिया दूर नहीं है और क्या चाइना दूर नहीं है? आप ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि ना खुद का से तो चलो चाइना करीब है ना, 1-2 दिन का फासला है। वी हैव कैरिड ऑयल फ्रॉम उसलुगा टू चाइना। आप ये फासला जरा इमेजिन करिए कितना है। अगर हमें ये तेल महंगा पड़ रहा है तो उनको कैसे सस्ता पड़ता था? तो उसका जवाब आपको मैं देता हूँ। रशिया चूंकि एक वॉर स्ट्रैप्ड कंट्री है, वो इस वक्त एक जंग में मशगूल है और उसको पैसे चाहिए, तो रशिया ना सिर्फ आपको ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पे देता है बल्कि साथ आपको मजीद पर्क्स भी मुहैया करता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मुआहदों की बात करें तो ऑल्दो ये मुआहदे सारे के सारे पब्लिक नहीं किए गए, लेकिन कुछ चीज़ें पॉलिटिशियंस ने तकरीरें करते हुए बोल दी, कुछ चीज़ें मीडिया में वैसे ही आ गई। तो जो जो चीज़ें मुझे बिलीवेबल लगी मैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने तमाम के तमाम काम किए हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ भारत के मुआहदे की बात करें तो भारत का मुआहदा था ऑन डिलीवरी बेसिस, कि आपने मुझे मेरे घर के दरवाजे के ऊपर तेल पहुंचा के देना है और तब मैं आपको पैसे दूंगा। इंश्योरेंस के पैसे वो भी रशियंस के, जहाज़ की सारी जो चार्टरिंग है, जो पैसे पे करने हैं वो भी रशियंस के, और तेल भी रशियंस का। और फिर भी ये तेल सस्ता पड़ता है, फिर भी ये तेल सस्ता पड़ता है। मेरे पास यहाँ पे फिगर्स मौजूद हैं कि जून 2023 ये वो वक्त है जब पाकिस्तान ने रशिया से तेल मंगाया। जून 2023 में इंडिया को रशिया से जो तेल मंगाना था वो $68.17 का पड़ता था पर बैरल, और ये तेल की कॉस्ट उनको उनके दरवाजे पे पहुंचने के बाद पड़ती थी। चाइना जिस वक्त तेल खरीदता रहा है, जून सन 2023 की बात हो रही है,
वो $70 के आसपास खरीदता रहा है। और अगेन दरवाजे पे पहुंचा के तेल आपने देना है। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे से रशिया इतना दूर है, सब कुछ है, वो तो बात वैसे ही नलीफाई होगी, ख़त्म होगी वो तो बात। उसका तो कोई वजूद ही नहीं रहा। और अगर हम उस वक्त में ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस देखें तो जून में $78.84 थी। अब आप कहेंगे सिर्फ $8 का ही तो फ़र्क है। क्या फ़र्क पड़ता है $8 से? ये जहाज़ जो आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे, हम लोग 1 मिलियन बैरल कैरी करते हैं, यानी कि 10 लाख बैरल। 10 लाख बैरल हम एक जहाज़ के ऊपर कैरी करते हैं। 10 लाख बैरल को आप $8 के फ़र्क से मल्टीप्लाई करें तो $80 लाख तो आपके ये बच गए सिर्फ एक शिपमेंट में, जो आपने एक तेल का जहाज़ मंगाया। तो ये बातें जो कही जाती हैं कि पाकिस्तान से रशिया दूर है, ये है, वो है, यार दूरी नज़दीकी से फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन से फ़र्क पड़ता है कि आपने क्या मुआहदा किया है, किस मुआहदे के तहत आपने तेल मंगाया है, इससे फ़र्क पड़ता है। और बाय द वे मैं तमाम के तमाम ऑब्जेक्शन की ज़ाहिर बात है इस एक वीडियो में बात नहीं कर सकता। आई डोंट वांट टू ब्लोट इट सो मच कि बाद में तमाम लोग एतराज़ करें कि इतनी लंबी वीडियो बना दी तो पता नहीं अब क्या क्या बातें करते हैं। तो मैं बिल्कुल अहम बातों की बात करूँगा। रशिया से जो तेल एक्सपोर्ट होता है यूजुअली उसका नाम रेपको है। ये बेसिकली उराल के वेल से निकाला जाता है। रेपको आपको नोवरोसिस से एक्सपोर्ट होता है, आपका उस्लुगा से एक्सपोर्ट होता है, आपका प्रीमोर्स से एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद आपकी अगर ईस्टर्न पोर्ट्स के ऊपर आ जाएँ तो वहाँ पे प्रोगोर्दनोए है, वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, कॉस्मिनो से एक्सपोर्ट होता है, इन सब जगहों से एक्सपोर्ट होता है। इसके अंदर वाकई हैवी कंटेंट ज़्यादा है। लेकिन अब अगर आप दूसरी फ्लिप साइड के ऊपर देखें, इंडिया और चाइना इन दोनों ने सन 2022 और 23 में जो तेल मंगाया है वो रशियन एक्सपोर्ट्स का 80% बनता है। इन्होंने 80% ऑयल जो है ना उस वक्त रशिया का इंपोर्ट किया अपने पास। ये लोग फिर क्यों इंपोर्ट करते रहे? अगर ये तेल इतना ही बुरा है तो फिर ये लोग क्यों इंपोर्ट करते रहे और हम लोग क्यों इस चीज़ से महरूम रहे? तो इसका जवाब ये है माय डियर्स कि कोई भी तेल जो है वो अच्छा या बुरा नहीं होता। देयर आर मैनी वेज टू मेक इट गुड एंड टू मेक इट बैड। पाकिस्तान का अपना क्रूड ऑयल है जिसका नाम है बदीन क्रूड ऑयल। अगर हम रशियन एक्सपोर्ट ब्लेंड क्रूड ऑयल यानी कि रेबको जिसका नाम है उसको हम कंपेयर करें बदीन क्रूड ऑयल से, तो बदीन क्रूड ऑयल रेबको के मुकाबले में ज़्यादा बुरा है। आई थिंक इसकी यील्ड ज़्यादा कम है। और एक ज़माने में मुझे याद है जब पाकिस्तान ये बदीन क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया करता था इंडोनेशिया को, तो उसके बदले में फिर कुछ रिफाइंड जो क्रूड ऑयल है वहाँ से इंडोनेशिया से वापस भी लाया करता था, जब तक कि हमारी अपनी रिफाइनरी नहीं थी बन गई। जब पहली रिफाइनरी बन गई तो फिर एक्सपोर्ट बहरहाल में हाल में काफ़ी कम हो गई थी, उसके बाद इतनी नहीं थी रही। तो अब आप कहेंगे मैंने सवाल का जवाब तो दिया नहीं, हम इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया इसको बेहतर किस तरीके से बनाता है। इंडिया यूजुअली 3-4 ऑयल्स इंपोर्ट कर रहा होता है। एक आपका हो गया रेबको, रशियन एक्सपोर्ट ब्लेंड क्रूड ऑयल, बसरा हैवी क्रूड ऑयल, और उसके बाद आपका अरब लाइट और अरब एक्स्ट्रा लाइट क्रूड ऑयल। अरब लाइट और अरब एक्स्ट्रा लाइट क्रूड ऑयल थोड़े से महंगे हैं, लेकिन ये करते क्या हैं? ये इन तीनों के तीनों तेलों को मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि ये तेल रिफाइनरी में रिफाइन होने के काबिल हो जाता है। अक्ल होती है ना, अक्ल कहते हैं ना, अक्ल बड़ी के भैंस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो सवाल आ जाता है। आप सऊदी अरब से तेल मंगा ही रहे हैं, आप यूएई से भी तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी ज़माने में आप ईरान से भी किया करते थे। आप उनसे मीडियम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने की बजाय लाइट क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर लें, आप मिक्स कर लें। अब आप मुझे ये ना कहिएगा कि लाइट क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो वो महंगा पड़ेगा, यहाँ से रेपको आ रहा है तो रेपको में इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं बनता, दोनों को मिक्स करेंगे तो नहीं। दिस इज़ कम्प्लीटली एंड अटर मैं इसको क्या कहना चाहूँ, मैं कहना तो बुलशिट चाहता हूँ लेकिन मैं कह नहीं रहा। ये ऐसी बात नहीं है। आप इन ऑयल्स को जब आपस में ब्लेंड करते हैं ना, इसको ब्लेंडिंग कहते हैं बहरहाल, जब तेलों को मिक्स किया जाता है तो इसको ब्लेंड करने के बाद आप इसी तेल को इस काबिल बना सकते हैं कि आप इसको ना सिर्फ ये कि इससे एक अच्छी यील्ड आप निकाल सकें, बल्कि आपके पास लेट से हम वर्स्ट केस जो है ना इमेजिन कर लेते हैं कि आपके पास जो है ना वो HFO बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो ऑयल जो कि आपने पावर प्लांट्स में यूज़ करना है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यार क्या हुआ ज़्यादा आ रहा है? तो पहली बात है कि ज़्यादा आएगा नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा आ भी रहा है तो क्या हुआ? आप उसको एक्सपोर्ट करें। अगर आपने एग्जांपल लेनी है तो आप इंडिया की एग्जांपल ले लें। आपने अब दे हैव डन अ वेरी स्मार्ट थिंग। उन्होंने स्मार्ट थिंग क्या की कि उन्होंने रशिया से जहाज़ भर भर के तेल के मंगाए। उन्होंने पहले अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जहाँ पे वो तेल को स्टोर कर सकें, उसको ब्लेंड किया, ब्लेंड करने के बाद रिफाइनरियों में रिफाइन किया, और उसके बाद उन्होंने वही तेल उठा के यूरोप को एक्सपोर्ट कर दिया। अब आपके पास दो तरीके से फ़ायदा हो गया। पहली बात यह कि आपने रशिया से सस्ता तेल लिया, दूसरी बात ये आपने दूसरे तेलों में मिक्स करके उसकी क्वालिटी आपने इंप्रूव कर ली, और तीसरी बात ये कि जो फालतू तेल आपके पास पैदा हो रहा था, यूरोप को तो ज़रूरत है, वो रशिया से तेल नहीं ले रहा, अब उसका तो वैसे ही बाजा बजा हुआ है। अब उनको तो समझ नहीं आ रही कि हम दुनिया में कहाँ से तेल मंगाया। आपने कहा जी मैं देता हूँ आपको तेल, मेरे से लें। वो जो एक इंडिया के मिनिस्टर ने बात कही थी ना, बड़ी ज़बरदस्त बात थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा यार ये इनके पॉलिटिशियंस जो है ना वो ठीक बंदे हैं। उसने कहा कि जब रशियन ऑयल इंडियन ऑयल में रिफाइन हो गया तो वो रशियन ऑयल नहीं रहा, और यही कह के उन्होंने यूरोप को एक्सपोर्ट करते रहे वो तेल। और यूरोप को भी बहरहाल तेल तो चाहिए, कैसे जिंदा रहेंगे वो भी इंपोर्ट करते रहे तेल। आप क्यों नहीं कर सकते? आपके किसी ने हाथ बांधे हुए हैं, आपके पोर्ट्स के ऊपर जो है वो तेल एक्सपोर्ट किया नहीं जा सकता, या इतने जहनी और जो है ना जिस्मानी तौर पे गुलाम बन चुके हैं कि आपको जब तक
कोई कहेगा नहीं कि हाँ जी ठीक है एक्सपोर्ट कर दो तो आप एक्सपोर्ट करेंगे, कोई जब तक आपको कहेगा नहीं इंपोर्ट कर दो तो इंपोर्ट करेंगे। आपके अपने मुल्क का और आपके लोगों का फ़ायदा कहाँ गया? और ऊपर से फिर आप इस किस्म की चीज़ें मीडिया में फैला रहे हैं कि वो डिस्टेंस ज़्यादा बनता है इसलिए हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको अभी साबित कर दिया कि डिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तेल बुरा है हम इसलिए इंपोर्ट नहीं कर सकते, तेल तो ठीक है, आप इंपोर्ट करने वाले बने ना, आप इंपोर्ट करने वाले बने और आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें। देयर आर सो मेनी वेज एंड ऑयल कैन बी रिफाइंड, और ये बिल्कुल एक गलत बात है, ये बात दुरुस्त नहीं है। और उसके बाद पहले आप पूरा एक साल ये गीत गाते रहे कि तेल महंगा पड़ेगा, ये होगा वो होगा, फिर अगर इतना ही बुरा था तेल तो आपने मंगाया क्यों? अगर मैं आपको उस वक्त की फिगर्स भी बताऊं जब पाकिस्तान ने ये ऑयल इंपोर्ट किया था, तो पाकिस्तान को इस ऑयल की कीमत 50 से 52 यूएस डॉलर पर बैरल बनी थी। जून के महीने की बात हो रही है। इंडिया को ये तेल उसी महीने में 68.17 बैरल में दिया गया था, चाइना को $70 पर बैरल में दिया गया था, पाकिस्तान को 50 से 52 यूएस डॉलर्स पर बैरल के हिसाब से दिया गया था। हम एवरेज 51 ले लेते हैं। और शिपिंग एंड डिलीवरी की जो कॉस्ट और सब चीज़ों की कॉस्ट जो रशिया ने बीच में इंक्लूड की थी वो $15 फी बैरल थी। तो इस हिसाब से पाकिस्तान को जो तेल पूरा का पूरा पड़ा वो $66 पर बैरल का पड़ा था। इवन चीपर देन द इंडिया, इवन चीपर देन द रशिया। शायद वो ये कहना चाह रहे होंगे कि भाई कर लो, इतना तो मैं सस्ता तेल दे रहे हैं, अब तो कुछ कर लो। क्योंकि तेल में जब $1 का भी फ़र्क पड़ता है ना, तो आप कोई 1-2 जो है ना डॉलर उसका तेल नहीं मंगा रहे होते, आप लाखों डॉलर का तेल मंगा रहे होते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया की फिगर्स देखें एक फिस्कल ईयर में, यानी कि अप्रैल सन 2022 से मई 2023, एक फिस्कल ईयर तो नहीं, खैर थोड़ा ज़्यादा बन गया, तो इंडिया तकरीबन 900,000 बैरल्स, 9 लाख बैरल पर डे का तेल जो है वो रशिया से मंगा रहा था। 9 लाख बैरल पर डे। अब उसके बाद इंडिया ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ की, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये इंटेंशनली रिलीज़ की या रिलीज़ हो गई, क्योंकि बहरहाल रशिया जो है वो एग्जैक्ट कीमत कि वो किस कीमत पे किसको तेल बेच रहा है वो कभी किसी को बताता नहीं, और साथ ही ख़रीदने वाले कंट्रीज़ भी नहीं बताते। वो सिर्फ गोल मटोल सी बात की जाती है कि जी हम आपको एक अच्छे रेट पे दे रहे हैं, हम आपको उसी रेट पे दे रहे हैं जिस पे दूसरे लोग खरीद रहे हैं, बस ऐसी बातें ही की जाती हैं। लेकिन बहरहाल ये बातें कुछ ना कुछ मीडिया के ऊपर आ जाती हैं, और ये स्टेटमेंट बहरहाल इंडिया ने खुद रिलीज़ की थी कि हमने जब रशिया से तेल इंपोर्ट किया तो हमने इस एक साल के अंदर $7.17 बिलियन बचाए हैं सिर्फ ऑयल की इंपोर्ट की मद में। अब याद रखिए इसमें से, यानी कि जो 9 लाख बैरल पर डे मंगा रहे थे रशिया से, इसमें से 70 से 75 हज़ार बैरल पर डे ये एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। तो इंपोर्ट की मद में $7.17 बिलियन इन्होंने बचाए। तो एक्सपोर्ट की मदद में कितने कमाए होंगे आप खुद इमेजिन कर लें, आप खुद हिसाब किताब कर लें। पेट्रोल की कीमत आप खुद लगा लें, डीजल की कीमत आप खुद लगा लें। लेट्स कंसिडर कि ये डीजल भी था, तो फिर भी आपने 70,000 बैरल पर डे आपने एक्सपोर्ट किया पूरे एक साल से ऊपर तक। अब इसकी जो जमा तफरीक है वो आप खुद कर लें यार, इतनी ज़्यादा जमा तफरीक जो है वो मैं नहीं अब कर रहा। तो आपको पता चलेगा कि एक मुल्क अगर इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहे तो वो कितनी उठा सकता था। ये कितना बड़ा एक गोल्डन चांस था जो कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ पहले गंवाया बल्कि अब भी यही काम चल रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा। आई अंडरस्टैंड कि 3-4 प्लेयर्स हैं, पार्को है, PRL है, NRL है, सारी की सारी रिफाइनरीज हैं। हर रिफाइनरी अपनी देती है कि हाँ जी ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ओके, पार्को पे आपका बस नहीं चलता, वो प्राइवेट है, मान लिया इस बात को। बाकी 3 तो आपकी नेशनल रिफाइनरीज है ना। आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? आप पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री में हैं या जहाँ पे भी हैं, आपको कितना नॉलेज है इन चीज़ों का, और आप क्यों नहीं कर पा रहे ये सब कुछ? और तीसरी चीज़ ये है कि आपने जहाज़ पहला मंगाया 45,000 टन, आपने जो है ना वो कराची मंगा के और हातिम ताई की कब्र पे लात मार दी। दूसरा आपने जहाज़ मंगाया तो आपने 50,000 टन मंगाया। क्यों? दुनिया में बड़े जहाज़ मर गए हैं। अब आप बोलेंगे, मुझे पता है आप में से कुछ लोग बोलेंगे, तो आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप बोलेंगे कि जी आप ये कह रहे हैं कि आपका जहाज़ तो कराची पोर्ट में आ नहीं सकता, तो आपके जहाज़ से भी बड़े जहाज़ होंगे, वो कराची पोर्ट में कैसे आएंगे? तो भाई कराची पोर्ट में उनको आने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड STS, शिप टू शिप ऑपरेशन। और इस तरीके से हम ना सिर्फ अमेरिका, यूरोप, पता नहीं कितने मुल्कों में डिस्चार्ज करते हैं। हर मुल्क की पोर्ट्स गहरी नहीं होती, लेकिन आपको बड़ा जहाज़ मंगाने के लिए गहरी पोर्ट्स भी चाहिए नहीं होती। आप उस जहाज़ को दूर एंकरेज पे खड़ा करते हैं जहाँ पे गहराई ज़्यादा है। आप शिप टू शिप ऑपरेशन करें, एक ही दफ़ा बड़ी शिपमेंट मंगाएं और जहाज़ों से लगातार दगादग आप डिस्चार्ज करवाएं। आप अपनी, आपके 3 ऑयल पेयर्स हैं, OP1, OP2, OP3, तीनों पे आप डिस्चार्ज करें, अपने टैंक भरें, रिफाइन करें, तेल को दूसरे साथ मिक्स करें। आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं? आप जो ये एक स्नेल स्पेस के ऊपर चल रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि शायद ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि देखो हमने रशियन ऑयल मंगा लिया, फिर भी तेल सस्ता नहीं हुआ, फिर भी पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। तो आप तो फिर जानबूझ के, मैं तो यही कहूँगा कि ये उसी बात को मज़ीद हवा दे के और लोगों का एक ओपिनियन चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जस्ट फॉर अ फ्यू पॉलिटिकल गेन्स। आप पूरे के पूरे मुल्क को जो है वो धकेल रहे हैं उठा के एक घड़े के अंदर,
रशिया आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, आपको दुनिया आपके लिए ओपन है, खुली है, आप अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, ना अहल हुए ना फिर तो आप। बहरहाल ये थी आज की वीडियो। मैंने सोचा आज की इस वीडियो में अपनी पूरी भड़ास आप लोगों के सामने निकाल दूं, और कम से कम इससे एक चीज़ ये होगी कि वो अपना पॉइंट जो कि मैं पहुंचाना चाह रहा था और शायद मैं पाक पीस के लिए वो पहुंचा नहीं पा रहा था, मैंने सोचा मैं क्यों ना खुद अपने चैनल के थ्रू आज ये बात आप तक पहुंचाऊं। कम से कम जो लोग देखेंगे, जिनको समझ आ जाएगी इस बात की, शायद वो दूसरों को बताने के काबिल हो, और कम से कम शायद कुछ लोगों का ओपिनियन इसके बारे में चेंज हो। क्योंकि जब आपके मुल्क के इंपॉर्टेंट लोग ऐसे आर्टिकल्स छापें कि रशियन ऑयल हमारे लिए सही नहीं है, तो फिर लोगों का ओपिनियन चेंज होता है ना। मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे जहाज़ का कप्तान हूँ जो तेल कैरी करता है, तो कुछ ना कुछ बाद में तो वज़न होगा। वज़न से याद आया, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि यू वांट दैट ओल्ड चबी कैप्टन अगेन। वो अब इंशाल्लाह नहीं आएगा इस चैनल पे यार। ही वॉज गुड, ही वॉज नाइस, आई ऑल्सो यूज टू लाइक हिम, पर हिज डेज आर इंशाल्लाह ओवर नाउ। वो अनहेल्दी कैप्टन था। मैं स्टिल वही आदमी हूँ यार, एंड आई स्टिल टॉक द सेम वे, और होपफुली आपको इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। बहरहाल चबी कैप्टन को पिछली वीडियो मैंने देखी यार, उसमें सारे कमेंट्स जो है वो पुराने ओल्ड कैप्टन के बारे में, उसका कंपैरिजन विद द न्यू कैप्टन के साथ आया हुआ है। अब आपको इस न्यू कैप्टन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आई थिंक इरादा तो नहीं है मोटा होने का, हो गया तो खैर है। बहरहाल ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ भी देखने को, सुनने को, जानने को ऐसा मिला हो जो कि आपको पहले ना पता हो, या आपको वीडियो वैसे ही जनरली अच्छी लगी हो, तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं ये बार बार कहना नहीं चाहता, लेकिन किसी किसी वीडियो में कह देता हूँ, बिकॉज दिस इज़ द नेम ऑफ द गेम ऑफ यूट्यूब। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me Zahid Nisar। आप लोग देख रहे हैं Orange Shorts, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।